तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कॉलेज होप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैकमैन चेयर्स। ओके, तो जैसे आप सब जानते हैं कि हमने BHIC 132 बुक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी ये ख़त्म हो। ठीक है, और आज इसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमी सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ गुप्ताज। ठीक है, सो पिछले चैप्टर में हमने गुप्ताज के बारे में पढ़ लिया है, उसका उनके रूलर्स, उनके ओरिजिन और उनका डिक्लाइन पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख ली तो जाके देख लो। और अभी ये उसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, गुप्ताज का बारे में सेकंड चैप्टर है, इकोनॉमी सोसाइटी एंड पॉलिटी। ओके, तो इसमें हम गुप्ताज की इकोनॉमी सोसाइटी पॉलिटी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, सो इनके टाइम में देखो, मेन आपको स्टोरी याद होनी चाहिए कि क्या किस टाइम पे कैसा रोल चलता था, कैसे क्रोनोलॉजिकल कैसे चलते थे। ठीक है, सो ये जो अभी स्लाइड है आप ये पॉज करके बीच में करके नोट कर लेना। बाकी मेन जो आपको कंसेप्ट है उस टाइम अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ भी गया तो आप अपने कंसेप्ट से लिख लोगे। ठीक है, मेन वर्ड्स। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ताज के टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। इन द मौर्यन पीरियड द पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ किंग। ठीक है, बट द गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिसेंट्रलाइज्ड. Local kings and small chiefs ruled a large part of their empire. The pompous title, such as Maharaja Dhiraj, Parameshwara, etc., were adopted by the imperial Guptas. These lesser rulers adorned their names with titles like Raja and Maharaja. ठीक है, the kingship was normally hereditary. The king was focus of administration. Princes, minister, advisor were assisted him. The prince were also made the viceroy of princes. ठीक है, समझते हैं इसको। ओके, पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, ये जो किंग है, किंग ठीक है, वो मेन एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर है। ठीक है, ये वाज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर मेन। उसके बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता रूल में। जो भी डिसीजन टेकिंग है मिलिट्री वगैरह, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर इकोनॉमिक में जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी रिफॉर्म्स आएंगे, या फिर जो भी एक्टिविटीज होंगी, वो किंग से पूछ। ओके, तो सब कुछ जो है वो किंग से पूछ के किया जाएगा। किंग वाज द सेंट्रल अथॉरिटी। जब हम बात रखना है, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रलाइज इन नेचर बट द गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसेंट्रलाइज इन नेचर। ठीक है, मौर्यन इज इक्वल्स टू सेंट्रलाइज एंड गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसेंट्रलाइज। ओके, क्यों था गुप्ताज का? क्योंकि जो गुप्ताज थे उनके पास, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, जो समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त थे, उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया था, बहुत ओवर में लैंड था। ठीक है, सो मैंने एक रफली बना दिया है ऐसे ही, सॉरी उसके लिए, अगर गलत बना हो या फिर मेरा ड्राइंग के लिए ऐसे। ओके, सो जो गुप्ताज थे उनके पास बहुत लार्ज एरिया था। ठीक है, लार्ज लेवल पे एरिया था। अब एक जगह पे बैठ के, एक सेंट्रलाइज एक जगह पे बैठ के आप इतने सारे एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए गुप्ताज किंग क्या करते थे, उनके आगे जो एक पर्टिकुलर हर एक एरिया के लिए उन्होंने अपना एक जो लोकल लेवल का रूलर था वो अपॉइंट किया था। ठीक है, जो कि वहाँ पर राजा को रिप्रेजेंट करता था, जो कि राजा को टैक्स पे करता था और राजा के अंडर जो राजा का हुक्म हो उसको करता था। ठीक है, मेन मतलब सेंटर जो है, इसलिए ये आगे बताया हुआ कि जो गुप्ताज के किंग थे। ठीक है, ठीक है, सो जो गुप्ता के मेन रूलर्स थे बाद में वही मेन टाइटल लेते थे। ठीक है, जैसे गुप्ताज के आगे राजा, महाराजा धीराज, ठीक है, परमेश्वरा। ठीक है, बट जो आगे उनके जो लोकल लेवल पे रूलर थे वो टाइटल्स लेते थे राजा। ठीक है, राजा, महाराजा, महाराजा। ठीक है, लेकिन ये महाराजा धीराज परमेश्वरा मतलब राजाओं के भी राजा। तो जो गुप्ताज के जो मेन सुप्रीम लीडर्स होते थे या जो सुप्रीम रूलर होते थे वो सेंट्रलाइज, वो एक मेन टेरिटरी, एक पर्टिकुलर कैपिटल में रूल करते थे, और जो बाकी एम्पायर होता था जो उनका बहुत बड़ा, वहाँ पर उन्होंने लोकल रूलर्स अपॉइंट किए होते थे, लोकल किंग्स अपॉइंट किए होते थे जो राजा को रिप्रेजेंट करते थे, और वो भी टाइटल लेते थे राजा महाराजा का। और जो गुप्ताज किंग थे वो किसके लेते थे, महाराजा धीराज, परमेश्वर एक्सेट्रा। द किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, मतलब राजशाही जो थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मतलब एक वंश से दूसरे वंश में, लाइक ठीक है, जो फादर है ठीक है, उसका बेटा ही आगे जाके राजा बनेगा। ठीक है, और इसके बाद इसका बेटा ही आगे जाके राजा बनेगा। गुप्ता के टाइम पे हम देखते हैं कि हेरिडिटरी सिस्टम चलता आ रहा है। ठीक है, एंड किंग वाज द सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि किंग जो है एक पर्टिकुलर इलाके का, पर्टिकुलर प्रोविंस का सेंट्रल अथॉरिटी है, उसके पूछे बिना कुछ नहीं हो सकता, या फिर हर जो डिसीजन टेकिंग है उसके अंडर ही हो सकता है। ओके, सो प्रिंसेस, जो प्रिंस आर अपॉइंटेड एज द गवर्नर्स और वाइसरॉय ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, जो राजकुमार होते थे, जब राजा, जो राजपुत्र होते थे, राजकुमार होते थे, वो किसी एक जो आगे राजा के एम्पायर होता था, जो कुछ पार्ट्स के वाइसरॉय बनाई दिए जाते थे। वाले पीरियड में जो है प्रिंसेस, जो प्रिंस होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, उन्होंने ही शासन करना है, सो इसलिए उनको भी टेरिटरियां दी जाती थी राज करने के लिए। ठीक है, और जो प्रिंस होते थे, ठीक है, सो जो राजा, जो किंग था, किंग, ओके, सो जो किंग जो था वो सेंट्रल अथॉरिटी था, और जो किंग, द किंग वाज असिस्टेड बाय मिनिस्टर एंड प्रिंसेस। ठीक है, जो किंग जो था असिस्टेड मतलब सलाह दी जाती थी। ठीक है, किंग को उसके इलाके के बारे में, जो ओवरऑल एम्पायर है उसके बारे में हमेशा खबर देते रहते थे। ठीक है, कौन सा मिनिस्टर देते रहते थे, प्रिंसेस, जो प्रिंस होते थे, जो उन्होंने गवर्नर, जो वाइसरॉय जो अपॉइंट किए होते थे। ठीक है, सो ये हमेशा किंग को सलाह देते रहते थे, खबर देते रहते थे।
उसके एम्पायर के बारे में। जो प्रिंस होते थे वो वाइसरॉय डिक्लेयर कर दिए गए थे, ठीक है, एम्पायर के। उनको भी गवर्नर बना दिया जाता था रूल करने के लिए, प्रिंस को। और इनके आगे एक आगे मिनिस्टर होते थे। किंग ने अपने और भी मिनिस्टर, जो किंग, जैसे मैंने आपको बताया कि किंग वाज द सेंट्रल अथॉरिटी। जो बड़े हाई रैंक के ऑफिशियल्स होते थे, जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते थे, सेनापति टाइप, ठीक है, ये सारा जो किंग था वही अपॉइंट करता था। इनमें एक सेनापति, इसमें एक हाई पोस्ट आती है, ठीक है, एक ऑफिसर की हाई पोस्ट आती है। तो एक हाई पोस्ट ऑफिसर जिसको बोलते हैं कुमारामित्य, ठीक है, कुमारामित्य, ठीक है, इसको भी किंग अपॉइंट करता है। इसका काम है कि सेनापति, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कोई भी नया रिक्रूटमेंट आए वही इसमें अपॉइंट करता है। और इसके आगे भी बंदे होते थे जो हमेशा खबरें रखते थे देश के बारे में, एम्पायर के बारे में कि क्या चल रहा है। और ये प्रिंस पे भी नज़र रखते थे, मिनिस्टर्स पे भी नज़र रखते थे, और हमेशा ये किंग को असिस्ट करता था, ठीक है, ये भी असिस्ट करता था। ओके, सो जैसे हमने पढ़ लिया किंग हेरिडिटरी। ओके, so kingship was hereditary and the king was focus of administration. Prince's minister and advisor assisted him and the prince was also made the viceroy of provinces, ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा आगे। so provinces were known as देशा, राष्ट्र, भुक्ति and their head was called उपारिका। ओके, so जो एक टेरिटरी, एक एम्पायर है, ठीक है, एक एम्पायर है जो मतलब इतना बड़ा एम्पायर है कि जैसे आज के टाइम की कंट्री ले लो आप, ठीक है, आज के टाइम आप जैसे बोल सकते हो। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना ये उनके टाइम के सिर्फ थोड़े से वर्ड्स अलग हैं या फिर प्रोनाउंसिएशन अलग है। आज के टाइम के जैसे कंट्री है, ठीक है, एक किंग का अगर एम्पायर मान लो इतना बड़ा है, ठीक है, आज के जैसे देशों की तरह ही, ठीक है। सो इतने एम्पायर को उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक मिनट से बहुत बड़े बड़ा एम्पायर है, उन्होंने जीता हुआ, कॉन्क्वेस्ट किया हुआ। सो उसको उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड किया है। फर्दर प्रोविंसेस को उन्होंने आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को भी उन्होंने फर्दर विलेज में डिवाइड किया हुआ है, विलेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर विलेज का, ठीक है, लाइक उसके बाद जैसे विलेज मिला के डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट बना के प्रोविंस बनाएंगे, और प्रोविंस का फिर एम्पायर बनेगा। सो ठीक है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ उन्होंने आज के टाइम पे एक कंट्री है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद विलेज है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही तरीका है। सो ये भी हम बोल सकते हैं कि जो आज के टाइम की एक पर्टिकुलर जो आज में भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर ये सिस्टम है जो आज के टाइम भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, या आज के टाइम पे जो चल रहा है वो भी गुप्तों का टाइम था, ठीक है। लाइक सबसे फर्स्ट नंबर पे आई जैसे कंट्री है, ठीक है, फिर स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर विलेज है। ओके, गुप्ताओं ने भी इसको बिल्कुल ऐसा ही तरीका चलाया। वो अलग बात है कि उन्होंने हर एक पर्टिकुलर को अलग अलग नाम से बोला हुआ है, ठीक है, जैसे प्रोविंसेस, स्टेट को उन्होंने बोला हुआ है देशा बोला, भुक्ति बोला, ठीक है। तो जब उन्होंने पर्टिकुलर एम्पायर को डिवाइड किया उसमें प्रोविंसेस में, ठीक है, सो प्रोविंसेस में जब उन्होंने उसको डिवाइड किया तो प्रोविंसेस को वो बोलते थे देश, ठीक है, हम देश लेके चलते हैं, देश, राष्ट्र, ठीक है, या फिर भुक्ति, ठीक है। और इनका हेड, ठीक है, अब कहीं ना कहीं हर जगह पे राजा नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने जो प्रोविंसेस हैं, अलग अलग प्रोविंसेस बनाए हैं रूल करने के लिए, जो कि और हर प्रोविंस में उन्होंने अपना बंदा अपॉइंट किया है जो कि राजा को रिप्रेजेंट करता है। सो ठीक है, सो जो प्रोविंसेस है उनको क्या बोलते हैं, देश, राष्ट्र बोलते हैं, और उनके जो हेड है, प्रोविंसेस का जो हेड है उसको क्या बोलते हैं, उपारिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, उपारिका। ओके, उपारिका। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड प्रदेश और वेश्या। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोविंसेस है उनको भी सब आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा है ना। ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ वेश्या नोन एज विशापति, ठीक है, विशापति। द वेश्या आर फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर जो उनको भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया है विलेज में, ठीक है। द विलेज हेडमैन कॉल्ड ग्रामाध्यक्षा, ठीक है, आज के टाइम जैसे हम बोलते हैं गांव है, ठीक है, गांव से ग्राम, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ग्राम, और ग्राम का जो हेड है उसको बोलते हैं ग्रामाध्यक्ष, ठीक है। ग्रामाध्यक्ष लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ विलेजेस विद द हेल्प ऑफ विलेज एल्डर्स। ओके, तो जैसे आप पुराना, जब हम कोई मूवी देखते हैं पुरानी में, जैसे लगान, या जैसे कोई मूवी है, लगान मूवी थी जिसमें, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एक हेड होता है विलेज का, सरपंच बोलते हैं जिसको, और वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जैसे हम कभी देखते हैं कि एक बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर एक सभा लगी हुई है, ठीक है, एक पेड़ के नीचे से सारे गाँव वाले इकट्ठा हुए हैं। आप सभी ने हिम्मत वाला मूवी देखी होगी, जिसमें जब अजय देवगन वापस आता है शहर से और अपनी फैमिली के पास, तो उसको रोक लेते हैं वो सभी गांव वाले एक पेड़ के पास, या फिर जब उनका इलेक्शन का टाइम होता है तो सभी गांव वाले एक पेड़ के पास आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सो उस टाइम का वैसा चल रहा है, ठीक है। सो जैसे गाँव है यहाँ पर, और सभी विलेजर्स आ गए हुए हैं, एक हेडमैन होता था उनमें, ठीक है, हेडमैन होता था जिसको बोलते थे ग्रामाध्यक्ष। अब गाँव है, ग्राम, हिंदी में गाँव को ग्राम बोलते हैं, ग्राम का अध्यक्ष मतलब जो उसका हेड है, ठीक है, ग्रामाध्यक्ष।
ठीक है, ग्रामाध्यक्ष। और ग्रामाध्यक्ष को एडवाइस करते थे कौन, इसके जो एल्डर्स होते जो विलेज में, ठीक है, जो विलेज में बड़े जो उससे बड़े हैं, उम्र बड़े, जिनको ज़्यादा तजुर्बा लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो ग्रामाध्यक्ष को एडवाइस करते थे। ठीक है। The artist and the merchant took an active part in the town administration during the Gupta period. आर्टिस्ट्स और मर्चेंट्स उन्होंने भी अपना बहुत ही एक एक्टिव अहम रोल निभाया गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आज के टाइम भी जब हम देखते हैं कुछ बिल्डिंग्स, कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर लिटरेरी वर्क जो कि गुप्ता के टाइम पीरियड पर लिखा गया या बनाया गया है, ठीक है, सो आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। लाइक कुछ टेम्पल्स की जो बिल्डिंग है, ठीक है, टेम्पल बिल्डिंग के आर्ट्स हैं, वो आज के टाइम में भी कुछ गुप्ता से लिए गए हैं। द ब्यूरोक्रेसी वॉज लेस इलेबोरेटेड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मौर्याज। ठीक है, सो मौर्य के कंपैरिजन में गुप्ताज के टाइम पे स्लेवरी कम थी, गुलामशाही कम थी। द हाई लेवल सेंट्रल ऑफिसर अंडर द गुप्ताज वर कॉल्ड कुमारमित्यास। इंपॉर्टेंट फंक्शनरी लाइक मंत्री, सेनापति आर रिक्रूटेड बाई हिम। ठीक है, इसका बाई हिम। ओके, समझते हैं, एक मिनट में इसको साफ कर लेता हूँ। सो एक बार वापस ओवरव्यू देखते। देखो, हिस्ट्री को आपने ज़्यादा ऐसे टेंशन में नहीं लेना या फिर ज़्यादा ऐसे क्रीनी मत बनाना। हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ स्टोरी पे चलती है, और अगर आपने पास स्टोरी और फैक्ट अंडरस्टैंडिंग समझ ली तो आप अपने से भी लिख सकते हो कंटेंट। ठीक है, ओके, सिर्फ आपको मेन वर्ड्स और बेसिक पकड़ने हैं। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं कि अभी पिछले साल में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, सो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो पिछले साल में कि जो गुप्ता का जो रूलर्स होते हैं, जो उनका एम्पायर है, वो किस में डिवाइडेड है। ठीक है, वो किस में डिवाइड है, फर्स्टली वो किस में डिवाइड है, फर्स्टली सो जो गुप्ता का जो एम्पायर है वो फर्स्ट लेवल पे किसमें डिवाइड है, प्रोविंस में। ठीक है, ठीक है, प्रोविंस में। प्रोविंस को क्या बोलते हैं, देश, राष्ट्र। ठीक है, और इस देश या राष्ट्र के प्रोविंस जो है वो हेड है। ठीक है, जो उस देश या राष्ट्र का जो हेड, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उपारिका। क्या बोलेंगे, सो जो इस प्रोविंस या देश राष्ट्र जिसको हम बोलते हैं, इसका जो हेड होता है उसका बोलते हैं उपारिका। ठीक है, उपारिका। ओके, उसके बाद जो प्रोविंस है वो भी आगे फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, वो भी आगे फर्दर डिवाइडेड है, किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते थे आगे प्रदेश। ठीक है, एक मिनट, सो डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते थे प्रदेश। ठीक है, प्रदेश। ओके, सो जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उनको बोलते थे और प्रदेश। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हु इज दैट, सो ठीक है, सो जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको हिंदी में ओके, जो प्रोविंसेस थे उसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दे, उनको वो भी आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट थे। ठीक है, जो प्रोविंसेस थे वो भी आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे, और जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको क्या बोलते थे, प्रदेश बोलते थे या वेश्या बोलते थे। ठीक है, वेश्या। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रदेश या वेश्यास इज नोन एज वेश्यापति। ठीक है, वेश्यापति, वेश्यापति। ठीक है, मतलब इन सबका हेड, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इनका ऑफिसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी आगे फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आगे डिवाइडेड है, किसमें, विलेजेस में डिवाइडेड है, किसमें, विलेज में, विलेज। ठीक है, और विलेज को हमने बोल के हेडमैन को क्या बोलते थे, ग्रामाध्यक्ष। ठीक है, ग्रामाध्यक्ष। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रही है। ओके, सो जो प्रोविंस थे, वापस देख लेते हैं, प्रोविंस थे उसको देश में आगे डिवाइड किया गया था या राष्ट्र में डिवाइड किया था, जिसके हेडमैन को बोलते थे उपारिका। ठीक है, उपारिका। उसके बाद जो प्रोविंसेस थे उनको भी आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था, डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे प्रदेश या फिर वेश्या। ठीक है, और उनके हेडमैन को बोलते थे वेश्यापति। ठीक है, वेश्यापति। ठीक है, और आगे जो डिस्ट्रिक्ट थी उनको भी आगे डिवाइड किया गया था विलेजेस में। ठीक है, विलेज में जो विलेज के हेडमैन होते थे उसको बोलते थे ग्रामाध्यक्ष, ग्रामाध्यक्ष। ओके, सो देखो, उपारिका, विश्वपति, ग्रामाध्यक्ष। प्रोविंस जिसको बोलते थे देश या राष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते थे प्रदेश या वैश्य, और विलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर नॉट ओनली हेरिडिटरी, ठीक है, बट आल्सो सेवरल ऑफिसर वर कंबाइंड इन द हैंड ऑफ सेम पर्सन। ठीक है, इन द केस ऑफ हरिसेना, कंपोजर ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा है इलाहाबाद पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, हरिसेन के बारे में। ठीक है, सो मुझे अब आपको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सो उसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि हमको पहले पता है कि जो गुप्ताज का टाइम है वो हेरिडिटरी है, लेकिन ना सिर्फ हेरिडिटरी के अलावा जो एक पर्सन था वो एक से ज़्यादा ऑफिस भी होल्ड कर सकता था। एक से क्या था, ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज महादंडनायिका। ठीक है, महादंडनायिका, चीफ जुडिशियल ऑफिसर एज वेल एज महासंधि विग्रहिका, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है, सो जो वो उसने दो ऑफिसर रोल किए थे, चीफ जस्टिस ऑफिसर मतलब आज के टाइम चीफ जस्टिस, और वॉर एंड पीस मतलब संधि विग्रह का, संधि विग्रह मतलब दो देशों के बीच संधि करवाना। ठीक है, लाइक फॉरेन ऑफिसर हो गया।
उसने दो ऑफिसर होल्ड किए थे। द रूलर हिमसेल्फ अपॉइंट हाई रैंकिंग ऑफिसर बट हेरिडिटरी नेचर ऑफ पोस्ट ऑफ रॉयल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो रूलर तो जो था वो बड़े बड़े, जैसे यही चीफ जस्टिस ऑफ जब महादंडनायिका हो गया, महासंधि विग्रही का हो गया, कुमार मित्या हो गया, बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स हैं, ये किंग आप खुद अपॉइंट करता था। ठीक है, तो यही एक ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड लैंड टैक्सेस इंक्रीजेज कंसिडरेबली। ठीक है, गुप्ताज के टाइम पे जो लैंड थे वो लगातार जो है बढ़ते जा रहे थे। पीजेंट्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर था, बर्डन था। द लैंड टैक्सेस कॉल्ड बाली वेरिड फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। टू न्यू एग्रीकल्चर टैक्स अपीयर इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन, उपारिका एंड उद्रंगा। हमें देखने को जो गुप्ता की शिलालेख हैं, जो गुप्ता की इंस्क्रिप्शन है, उसमें जो एग्रीकल्चरल लेवल है उसमें हमको दो टैक्स देखने को मिलते हैं, उपारिका और उद्रंगा। ठीक है, सो जो फार्मर था वो वैसे भी बर्डन में है, क्योंकि उन पर इतना टैक्स लगाते जा रहे हैं, दो तीन टैक्स लगाते जा रहे हैं। उसके आगे देखो क्या होता है, दे आल्सो हैड टू फीड द रॉयल आर्मी व्हेन इट पास फ्रॉम द विलेजेस। ठीक है, सो उनको जो रॉयल आर्मी है, जो राजा की सेना है, उनको भी खाना खिलाना पड़ता था, क्योंकि जब कोई वार आ गया या फिर कुछ मार पास हो रहा है, या फिर जब कहीं से सेना गुजर रही है, सो कि विलेज के पास से गुजर रही है, फिर या तो ये विलेजेस का ही फर्ज होता था, विलेजेस को ही उनको खाना खिलाना पड़ता था, उनको जगह सो विलेजेस को ही उनको खाना खिलाना पड़ता था, उनको रहने की जगह देनी होती थी। ठीक है, द विलेजेस वर आल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर, विलेजेस से जो फोर्स लेबर भी करवाई जाती थी। ओके, The judicial system was far more developed under the Gupta ruler than earlier times. ठीक है, for the first time criminal law and सिविल लॉ वर क्लियरली डेमोक्रेटेड। ओके, सो गुप्ताज के टाइम पे जो जुडिशियल सिस्टम था वो काफ़ी डेवलप हो चुका था पुराने ज़माने से पहले, उनके जो अर्लियर टाइम था मौर्यन से पहले, मौर्यंस के कंपैरिजन में जो गुप्ताज के टाइम पे था, जो जुडिशियल सिस्टम था वो काफ़ी बेहतर बन चुका था, सुधार। पहली बार जो सिविल लॉ व्यक्तिगत और जो क्रिमिनल लॉ, ठीक है, आपराधिक कानून, व्यक्तिगत कानून और जो आपराधिक कानून पहली बार बताई गई। ठीक है, डेमोक्रेटेड मतलब उनको इलेबरेट किया गया, उनको डिफाइन किया गया। डिस्प्यूट्स कनेक्टेड विद द वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज वर कंसिडर्ड इन सिविल लॉ, जो जगह प्रॉपर्टी लैंड वगैरह के जो केसेस वो होते थे, उन डिस्प्यूट्स को सिविल लॉ में डाल दिया गया। इलेबोरेट लॉज वर लेड डाउन अबाउट इनहेरिटेंस, थेफ्ट एंड अडल्ट्री फेल अंडर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सो चोरी वगैरह करना वो क्रिमिनल लॉ में आता है। गुप्ताज के टाइम पे जो प्रॉपर्टी वगैरह का जो केस वगैरह हुए वो सिविल लॉ में आ जाते थे, और जो एडल्ट्री या फिर जो चोरी वगैरह करना हो ये क्रिमिनल लॉ में आते थे। सो उसके लिए सिविल लॉ में आपको कानून मिल जाते हैं सिविल सीजन्स के लिए, और क्रिमिनल लॉ में आपको उसके खिलाफ पनिशमेंट मिल जाती है। ठीक है, untried cases with the help of brilliance, the guilds of merchants artisans were governed by their own law। ओके, सो जो राजा था वो खुद अपने दरबार में सुनता था सारे केसेस, और उनके जो मंत्री होते थे, जो काउंसिल होती थी, उनके साथ बात वगैरह करके, विचार विमर्श करके डिसीजन होता था, और कोशिश करते थे कि बंदे को जस्टिस मिले। ठीक है, बट इसी के कंपैरिजन में जब हम देखते हैं हर्षा के टाइम पे, ठीक है, हर्षा मतलब हर्षवर्धन। ओके, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो हर्षवर्धन के टाइम पे, इन द एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, लॉ एंड ऑर्डर डज नॉट अपीयर टू बी सो वेल मेंटेन्ड। ओके, जो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो लॉ एंड ऑर्डर था वो इतना मेंटेन नहीं था, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि फाइट्स बहुत चल रही थी उसके आसपास के टाइम पे, इन्वेजन बहुत हो रहे थे। ठीक है, when Sam was twice robbed of all his belongings during the travel in India. On the other hand, Fahin had to face no such difficulty during the Gupta period. Okay, so जो हम देखते हैं कि चाइना से ट्रैवलर आए थे। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आए थे? हुमसान। और गुप्ताज के टाइम पे, जो चंद्रगुप्त के टाइम पे जो गुप्ताज के टाइम पे कौन आया था? और गुप्ताज के टाइम पे कौन आया था? फाहिन आया था। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि किसके टाइम पे, मतलब एग्जामिनर यहाँ पर आपको थोड़ा फंसा सकता है। ओके, सो याद रखना, हुमसांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, जो फाहिन आए थे वो गुप्ताज के टाइम पे आए थे। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। इसी के साथ अब नेक्स्ट पार्ट है सोसाइटी। ओके, सोसाइटी हमारा खत्म हो गया। अब बात आती है सोसाइटी की। उस टाइम गुप्ता पीरियड के टाइम कैसे सोसाइटी थी, ठीक है, क्या कल्चर, किस तरह से रहते थे। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वाज अंडरगोइंग अ चेंज इन गुप्ता पीरियड। द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण वाज इंक्रीजिंग, दे वर गेटिंग large scale land grant not only for the rulers but from other peoples. Okay, land was given along with administrative rights and tax exemption. Thus a new class of Brahman land created, supported by king, and they tended to exploit the peasants. Okay, so क्या बोल रहा है? सो कि गुप्ताज के टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे उनके डोमिनियंस होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो ब्राह्मण थे उनके डोमिनेशन बनना स्टार्ट हो गया। ओके, और जो राजा थे वो उनको गिफ्ट में लैंड देने लगे। ओके, तो जो राजा थे वो उनको गिफ्ट्स में लैंड देते थे।
ओके, सो जो लैंड उनको दी जाती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ दी जाती थी, और ब्राह्मण उसको कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ता था, ठीक है। और इसी के साथ ऐसे करते ही ऐसा होते होते उन्होंने जो नीचे फोर्थ मिडिल क्लास थे, जो फार्मर्स पीजेंट्स थे, उन पे डोमिनेट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। द पोजीशन ऑफ शूद्रा हाउएवर इंप्रूव्ड समवट ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे वर अलाउड टू लिसन द एपिक्स एंड पुराणास, ठीक है। सो एक हम स्लाइड पे समझते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा पुराने जब पीछे चले जाते हैं एंशिएंट टाइम में, तो जब हम एंशिएंट की बात करें तो जो वर्ण सिस्टम हम बोलते हैं जो कि आया था, ठीक है, कास्ट का सिस्टम होता था। वर्ण में प्रीस्ट जो, ठीक है, सेकंड में आए क्षत्रिय, ठीक है, थर्ड में आए वैश्य, और फोर्थ में आए शूद्रज, ठीक है। सो अलग अलग टाइम पे ना इन कास्टों को गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया, ठीक है। सोसाइटी ने जब सबसे पहले क्लासें बनाई थी ना, तो ये उनके वर्क के अनुसार बनाई थी, ठीक है, कि किस सोसाइटी का पर्टिकुलर किसका क्या काम है, ठीक है। जो ब्राह्मण का काम शादी वगैरह करवाना, मंत्र वगैरह सेक्रीफाइस रिचुअल्स के साथ होता। क्षत्रिय का काम होता था मतलब टू डिफेंड हिज कंट्री लाइक आर्मी, ठीक है, युद्ध करना उसका मेन धर्म होता था, माना जाता था। वैश्य मतलब मर्चेंट्स, ट्रेडर। शूद्राज मतलब फोर्थ क्लास जो डाउन बिलो फार्मर्स पीजेंट वगैरह आते थे, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही बाद में जब ऐसे सोसाइटी डेवलप हुई, सोसाइटी पीरियड आगे बढ़ता गया, और उन्होंने इसको फिर कास्ट सिस्टम में बदल दिया। मतलब जिसका जन्म जिस परिवार में होगा वो वही बनेगा। क्षत्रिय परिवार में जिसका जन्म होगा वो आगे क्षत्रिय ही बनेगा, वैश्य में इसका होगा वो वैश्य बनेगा। जबकि इसका एक्चुअली मेन ओरिजिन हुआ था कि कौन से सोसाइटी क्या काम कर रहा है, कोई इंसान क्या काम कर रहा है, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया था। लेकिन बाद में इसको कास्ट जन्म के आधार पर बना दिया गया, ठीक है। सो सबसे लोएस्ट क्लास मानी जाती थी शूद्रा सबसे। बट ये तो बात होगी एंशिएंट की, लेकिन अभी बात कर रहे हैं गुप्ता पीरियड की, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं गुप्ता पीरियड में जो शूद्रास उनकी जो कंडीशन थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी, ओके। दे वर अलाउड टू लिसन इपिक्स एंड पुरानास, ओके। सो पहले के टाइम पे जैसे हम देख सकते हैं, जो शूद्रा जो फोर्थ जो सबसे लोएस्ट क्लास होती थी, उनको टेंपल वगैरह में भी नहीं एंट्री मिलती थी। उनको बाहर से दूर से रह के ही ये सब कुछ देखना पड़ता, सुनना पड़ता। या जो पुराना गीता रामायण है, जो ठीक है, जो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको ये भी अलाउड नहीं थे पढ़ना वगैरह, जैसे हम पुराने टाइम के देखते। लेकिन जब बात करते हैं जो गुप्ता पीरियड का टाइम था, तब तक इनको थोड़ी सी ढील मिली थी, छूट मिल गई उनको, इतना मिल गया कि वो उसको सुन सकते हैं, ठीक है। वी कैन लिसन इपिक्स एंड पुराणास, ठीक है। सो जो गुप्ताज के टाइम पे इनकी कंडीशन थोड़ी सी सुधरी, और ये जो है इपिक्स और पुराणास को भी सुन सकते थे। दे कुड आल्सो परफॉर्म सम डोमेस्टिक रिचुअल्स दैट वर अर्लियर प्रोहिबिटेड फॉर देम, ठीक है। सो अब ये क्या होने लगा कि जो अब वो कुछ और जो रिचुअल्स थे और डोमेस्टिक रिचुअल्स थे, अब वो भी परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए। सो अब जो है अब उनको इतनी छूट मिल गई कि वो डोमेस्टिक रिचुअल्स थे उनको भी परफॉर्म कर सकते थे, जो पहले के टाइम पे, जो अर्लियर टाइम पे उनको प्रोहिबिट थे, जो उनको मना किए हुए थे। हुन सांग कॉल शूद्रा एज एग्रीकल्चरिस्ट एंड वैश्य एज ट्रेडर, ठीक है। नहीं, 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7वीं शताब्दी में जब हुन सांग आया था इंडिया में, उसने जो वैश्य, जो मैंने आपको 4 क्लासें बताई जो सोसाइटी की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उसमें उसने जो वैश्य थे उसको ट्रेडर्स बताया, ठीक है, वैश्य को ट्रेडर्स बताया, और जो शूद्र थे उनको एग्रीकल्चरिस्ट बताया, पीजेंट्स बताया, फार्मर्स बताया, ठीक है। A distinction was made between Shudras and untouchable, later being treated lower in status than Shudras. Okay, so अब 4 क्लासें थी, लेकिन उसके बाद एक और क्लास आ गई, untouchables. Okay, एक मिनट। So untouchable are referred as Chandals. They live outside the village and deal in unclean jobs such as scavenging and butchery. The Chinese travel Fahin tell us that whenever they entered the town or marketplace, they would strike a piece of wood to announce their arrival so that other might not touch them and get polluted. देखो कितने लेवल की, कितनी बुरी तरह से बुरी हालत थी, कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, कितनी ज़्यादा बुरी बात है। मतलब आज के बारे में हम सोच नहीं सकते हो कि मतलब जब ऐसा बोला जाता है कि जो अनटचेबल्स होते थे, एक मिनट स्लाइड में समझते हैं, ठीक है। तो जो अनटचेबल्स थे वो उनको उस टाइम पे बोलते थे चंडाल्स, ठीक है, चंडाल्स। और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी, मतलब उनको शूद्रों से भी एक लोअर स्टेट ठीक था, और उनको मतलब होल विलेज, वो पूरे गांव से अलग रहते थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर छोटी सी कम्युनिटी, एक छोटे से घर, एक मिनट, ठीक है। सो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया, ये बना दिया हुआ, ठीक है। तो जो अनटचेबल्स है मैं बता रहा था, अनटचेबल और रेफर है चंडाल्स, ठीक है। सो
उनके जो घर थे वो गाँव से, उनको गाँव से भी बाहर रखा जाता था। और जब दिया था कि भाई अगर जब आप एंटर करोगे सोसाइटी में वगैरह में, तो आपको अपने एक पीस ऑफ वुड का, मतलब एक लकड़ी के टुकड़े को बजाते हुए आना है, अपने बारे में बताते आना है कि भाई हमारे हैं। इस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि आप किसी को छू ना सको। अगर आपने किसी को छू दिया वो भी अछूत हो जाएगा, मतलब अशुद्ध हो जाएगा। इस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, इस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन होती थी उस टाइम के अनटचेबल्स के साथ। ओके, सो हम सोच नहीं सकते कि इस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस सुधर चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुराने गांव विलेज में आप जाते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो शायद ही बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उसमें भी कम से कम, लेकिन थोड़ी ना कहीं थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी। ठीक है, सो जब वो एंटर कर रहे होते थे विलेज में, गांव में, तो ऐसे बता दिया जाता था कि वो आ रहे हैं, ताकि कोई उनसे टच हो ना हो सके, या फिर अपने आप को फिर या गंदा ना हो सके। ठीक है, उनको इस लेवल का समझते थे। रेफरेंसेस टू स्लेव्स आर फाउंड इन कंटेम्प्रेरी धर्मशास्त्र लॉ बुक। नारद मेंशन 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स। ठीक है, दे आर मेनली डोमेस्टिकेटेड सर्वेंट एम्प्लॉयड इन क्लीनिंग एंड स्वीपिंग। द प्रिजनर ऑफ वार बोन्स ऑफ स्लेव वुमेन वर ऑल कंसिडर्ड स्लेव्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सो स्लेव्स के बारे में हमको सबसे पहले रेफरेंस मिलता है धर्मशास्त्र में। ठीक है, धर्मशास्त्र मतलब लॉ बुक होती थी। ठीक है, 15 तरह के स्लेव्स के टाइप्स मिलती हैं। दे वर मेनली डोमेस्टिकेटेड एम्प्लॉयड, जो उनको काम करने, अपने घर में सफाई वगैरह के काम करवाते थे। ठीक है, उनसे जो, या फिर जो कैदी होते थे। ठीक है, जब लड़ाई होगी किसी देश के साथ या किसी टेरिटरी के साथ, उसमें जो हमको कैदी मिलते थे, उनको भी अपना प्रिजनर बनाते थे, उनको भी अपना स्लेव बनाते थे, उनसे भी स्लेव के जैसा ट्रीटमेंट करते थे। और अगर कोई इंसान है जो अभी स्लेव है, जो अभी किसी के घर स्लेव है, या कोई वुमेन है कोई किसी के घर स्लेव है, अगर उसका कोई बेबी होता है, कोई बच्चा होता है, और वो भी एंटायर जिंदगी स्लेव ही रहेगा, क्योंकि उसकी माँ बाप उस स्लेव हैं। सो अगर स्लेव का बच्चा हो तो वो भी स्लेव ही माना जाएगा। सो ये चलता था उस टाइम। Status of women continued to decline in Gupta period. The main reason for the subordination of women was their complete dependence on men for their livelihood. Okay, the women were not entitled to inherited property. However, she had full right on Stridhana. ठीक है, the present received by bribe at time of her marriage. Okay, so जो वुमेन्स का स्टेटस था वो भी इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। ओके, सो वो भी इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। वुमेन्स का स्टेटस भी प्रभावशाली नहीं था, कहीं ना कहीं डिक्लाइन था, क्योंकि उनका डिपेंडेंस, ठीक है, कहीं ना कहीं वुमेन्स का डिपेंडेंस था मैन पे, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइवलीहुड पे। ठीक है, क्योंकि मैन को ही डोमिनेंट बताया था। पैट्रियार्किकल सोसाइटी, जैसे हमने पहले ही देख लिया कि जो गुप्ता थी वो पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी। ओके, लैंड वगैरह होती थी वो भी वुमेन्स नहीं ले सकती थी, वुमेन्स के नाम पे नहीं कहते थे। लेकिन स्त्रीधन, ठीक है, स्त्रीधन मतलब शादी के टाइम पे जब दहेज मिलता था वुमेन्स को, उस पर उसका राइट है। देखो, इन्हें डिस्क्रिमिनेशन है, बाकियों पे नहीं है, लेकिन जब शादी के टाइम लड़की दहेज लेके आएगी उस टाइम उस पर उनका राइट है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लड़के के घर ले जाएगी उसके साथ। तो द फ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल इन आर्ट सजेस्ट दैट देयर वाज नो पर्दा सिस्टम। ठीक है, जैसे हम देखने को मिलता है कि पर्दा सिस्टम होता था पहले के टाइम पे, जब लेडीज़ अपने ऊपर ऐसे घूंघट लेकर रखती थी। ठीक है, इतने लंबे लंबे, या फिर वो पर्दा रखती थी, या फिर जब हम देखते हैं कोई मूवी जैसे बाजीराव मस्तानी मूवी में वो लेडीज़ पर्दे के आगे नहीं आती थी। ठीक है, सो जब हम देखते हैं गुप्ता पीरियड में, तो उस टाइम पर्दा सिस्टम नहीं था। ठीक है, However, there was an evidence of presence of सती सिस्टम। सती सिस्टम आप सबको पता होगा। अब सब दो राजा या दो टेरिटरीज के बीच लड़ाई हो रही होती है। ओके, सो जो राजा जीतने वाला होता है उस वाले टेरिटरी को अनेक्स कर देता है। ठीक है, उस वाले टेरिटरी को भी कन्क्वेस्ट कर लेता है, अपने एरिया के साथ मिला लेता है, और उस टेरिटरी में जो भी ट्रेजर्स मिले, सोना चांदी या सिपाही वगैरह, सारा आर्मी उसका हो जाता था। और कहीं कहीं पे और मैक्सिमम टाइम ये भी देखा गया है कि जो राजा होता है, जो जीत चुका होता है, वो जो उस वाले राजा की जो घर में विडोज होती हैं या फिर सिस्टर्स वगैरह, उनके साथ भी शादी कर लेता है। सो ये ट्रेंड होता था खासकर राजपूत के टाइम पे कि बहुत सारी आग लगाई होती थी और वो लेडीज उस आग में जिंदा जंप मार देती थी। सोचो कितना दर्दनाक हो सकता था। ओ माय गॉड, मतलब अपने इज्जत को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उनको लगता था कि किसी और के साथ शादी कर लेना, या फिर हमारे साथ फोर्सफुली दूसरे राजा से शादी कर लेंगे, उससे बचने के लिए, अपनी कहीं ना कहीं इज्जत या परंपरा को बचाए रखने के लिए कई सारी क्वींस, कई सारे उस टाइम के रूलर, उस टाइम की जो क्वींस थी, कितनी अपनी इज्जत के लिए कितने ज़्यादा पॉसेसिव थी। ठीक है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, The first evidence of sati, immolation of widow, ठीक है, is found in an inscription 510 and Iran in Madhya Pradesh. In the Harsha-charita Banabhat, the queen performed sati on the death of her husband king प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में हर्ष चरित्र, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? हर्ष चरित्र लिखी थी बनभट्ट ने। ठीक है, बनभट्ट ने लिखी थी हर्ष चरित्र। सो हर्ष चरित्र जो बनभट्ट ने लिखी थी, मध्य प्रदेश में हमको इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसमें बताया गया कि प्रभाकर वर्धन जो राजा था, जब उनकी डेथ होगी, उनकी क्वीन जो राजश्री सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन अबाउट टू परफॉर्म सती व्हेन हर्ष रेस्क्यूड हर। ठीक है, जो हर्षवर्धन
हर्षवर्धन थे, उनकी जो बहन थी राजश्री, वो भी सती सिस्टम को परफॉर्म करने वाले थे, मतलब वो भी कहीं ना कहीं सती चढ़ने वाली थी जब उनके पिता की हार हुई थी, लेकिन एन मौके पे आके हर्षवर्धन ने उनको बचा लिया था, रेस्क्यू कर लिया था। ठीक है, तो ये था उनका सोसाइटी। ठीक है, कहीं ना कहीं पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी, ओल्ड माइंडेड थे। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया हमने और उनकी सोसाइटी पढ़ ली, अब बचती है इकोनॉमी। ओके, सो इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा आसानी तरीके से बता दूंगा, बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे। ओके, द पीरियड फ्रॉम fourth century to 8th century was a period of great agricultural expansion. ठीक है, the vast area of land were brought under cultivation and improvements were made in existing method of production to attain high yields. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्थ से लेकर 8th सेंचुरी के बीच पीरियड रहा, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का रहा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का रहा, कहीं ना कहीं उनका ये मोटिव था कि जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं या फिर जो हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं हम उनको डेवलप कर सकें। ठीक है, कहीं उनको और अच्छे बेहतर बना सकें, और मतलब कहीं ना कहीं जो उनके हाई यील्ड्स हैं उनको हाई प्रोडक्शन ऑफ हाई अटेनमेंट, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अच्छा उनका प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, वन ऑफ द रीज़न for it practicing of land grants to brahmanas and secular officer in different area. It helped in bringing virgin land under the plough. Okay, the spread of knowledge regarding the use of iron, plowshare, manure, irrigation and preservation of cattle wealth in background areas also contributed to the rural prosperity. It however brought no relief to peasants who continued to suffer tremendous tax burden. Okay, so क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्थ ग्रेट एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहा था, कहीं ना कहीं उनकी जो मौजूदा हालत थे उनके वो उनसे मतलब बेहतर करना चाहते थे। जो मौजूदा हालत पे उन्होंने नए तरीके, कुछ नए तरीके अपनाए अपने एग्रीकल्चर यील्ड्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो लैंड ग्रांट्स होते थे, मैंने जैसे बताया जो किंग होता था। ठीक है, तो जैसे हमने देखा, सो उसके बाद क्या हुआ, इट्स स्प्रेड द नॉलेज रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ आयरन प्रोशेयर। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके बाद बनाया हल चलना में स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं उनकी जो ज़मीनों पे। ठीक है, लेकिन इससे हालांकि इससे उन्होंने इतना कोशिशें की, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना पीजेंट्स को, बल्कि जो राजा था उन पर कहीं ना कहीं पीजेंट्स पे बात आ जाती थी वापस, कहीं ना कहीं राजा उन पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर देता था, फिर मतलब बार बार उनको तंग करना, बर्डन डालना, कुछ ना कुछ नई पॉलिसी लाना, फिर उन पर टैक्स लगा देना। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब जब तक फार्मर्स थे पीजेंट सफर करते थे। ओके, The Gupta and the post-Gupta period witnessed a comparative decline in the country's trade and commerce. AD 550, India continued to have some trade with Eastern Roman Empire, to which it exported silk and spices. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया को स्पाइसेस के लिए ही जाना जाता है। जो फॉरेनर्स आए थे 90s के टाइम पे, 1900 के टाइम पे, बट लाइक जब हम बात करते हैं पुर्तगालीज की या वास्को डी गामा या फिर वो आए थे जो ट्रेडर्स, वो कहीं ना कहीं स्पाइसेस की खोज में ही आए थे इंडिया के लिए। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया को हम स्पाइसेस के लिए ही जानते हैं। ओके, सो उस टाइम जब 550s के टाइम पे, जब इंडिया जो पोस्ट गुप्ताज का टाइम था, जो गुप्ताज का टाइम चल रहा था, जो वो ट्रेड करते थे कहाँ तक, रोमन के साथ करते थे। सोचो यहाँ एशिया का चीज़, एशिया मतलब यहाँ पर या इंडिया, ये सो यहाँ से अफ्रीका से होते हुए ये रोमन में जाके रोमन एम्पायर के साथ करते थे। ठीक है, ट्रेड कहीं ना कहीं ये थे अफ्रीका यहाँ से, या फिर यहाँ से जाते थे, बीच में था टर्की से रूट था। ओके, सो कहीं ना कहीं ये रोमन्स के साथ एम्पायर करते थे, सिल्क का करते थे। जहाँ से हम देखते हैं ये सिल्क रोड भी है चाइना से जो रोमन पे जाती है। ठीक है, जो बाद में बनती है। उसके बाद स्पाइसेस होते हैं कई सारे। Around 6th century, the Romans learned the art of rearing silkworms. ठीक है, this adversely affect the Indian foreign trade in precious commodity. ठीक है, the disruption of northwestern route by the Hunas was another factor for this decline. क्या बोल रहे हैं, 6th centuries के आते आते, जैसे कि आज हम जब बात करते हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि जब इंडिया किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी को, इंडिया को जब कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी पसंद आई है, या फिर जब वो इंडिया किसी फॉरेन से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया अगर किसी अगर इंडिया आज के टाइम पे किसी फॉरेन से कोई चीज़ से इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो जब उसको महंगा पड़ता है या कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं इंडिया जाने की कोशिश करता है कि भाई ये हमको ही आ जाए, ये चीज़ क्यों हम बाहर से मंगवाएं। कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को अपने देश का इकोनॉमी अंदर ही इन्वेस्ट करने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, इसलिए वो खुद सीख लेता है ना। कि रोमन जो इंडिया से जब सामान जाता था, रोमन में इंडिया से जब जाता था सिल्क रूट से या फिर वगैरह रोम में स्पाइसेस जाते थे, तो कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर ने खुद ही सीख लिया ये सारा कुछ। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया का बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि उनको खुद ये सब कुछ करना आ गया। सो 6th सेंचुरी के पास जब टाइम था, तब तक रोमन्स ने खुद सीख लिया था। ओके, ट्राइड टू मेक अप लॉस बाय कैरिंग ऑन द ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज, बट it did not help revive the economy
ended the inflow of gold and silver into the country. It confirmed a general scarcity of gold after Guptas. ठीक है, सो क्या बात कर रहे हैं, जब गुप्ताज के टाइम पे जब रोमन्स के साथ उनकी ट्रेड जो था वो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया, तो उन्होंने इंडियन से क्या कोशिश की, जो साउथ है, ठीक है, साउथ ईस्ट, मतलब इस साइड की, जो जहाँ जब बात करते हैं आज के टाइम पे बंगाल उड़ीसा, ठीक है, उस साइड पे जो सी रूट से जो साउथ की कंट्री आके हम बात करते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, वो वियतनाम, ये वाली साउथ ईस्ट वाली कंट्रियों के साथ उन्होंने अपना व्यापार शुरू करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी गिर चुकी थी कहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट के साथ उनको इतना फायदा नहीं हुआ, उनकी इकोनॉमी वापस नहीं हुई। ओके, तो जिस लेवल के पहले चलता था, जिस लेवल का ट्रेड उतना नहीं चलता था, और जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन थे उन्होंने भी अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं खो दी, ठीक है, जो वो पुराने टाइम के टाइम जितने उतने नहीं होते थे, और स्कैसिटी हो गई सबकी, ठीक है। द गुप्ताज डिड इशू अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनार, ठीक है, जो गुप्ताज थे वो जब गोल्ड कॉइन इशू करते थे उसको दिनार बोलते थे, ठीक है। नोटिस दैट द गोल्ड कॉइन्स ऑफ ईच सक्सेसिव गुप्ता रूलर आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड कंटेन लेस ऑफ गोल्ड एंड मोर ऑफ एलॉय। चंद्रगुप्त के सेकंड के बाद जो भी कोई गुप्ता रूलर आया, हमने देखा है कि जो गोल्डन कॉइन्स में होते थे उसमें गोल्ड कम होता था, ठीक है, लेकिन एलॉय ज़्यादा होते थे, कहीं ना कहीं मतलब मिलावट होना स्टार्ट कर दिया, उसके जो ओरिजिनल जो प्योरेस्ट फॉर्म थी गोल्ड की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ होनी स्टार्ट कर दी उन्होंने, कम गोल्ड कॉइन लगा और ज़्यादा एलॉय कॉइन लगा। ओके, thus very few coin of king of different dynasties have been found. Thus, in the absence of coinage, we can presume that a self-sufficient economic system was limited trade prevailing after the downfall of Guptas. हमने ये देखा कि गुप्ताज के अलावा बहुत ही कम डायनेस्टीज, एक दो ही डायनेस्टीज की हमको मतलब कॉइन मिलते हैं, ठीक है। सो उसके बाद इसी के साथ थैंक यू आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। होप सब कि आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखा होगा।